प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज दर्शकों की बेहद मांग पर सतीश चंद्र मिश्रा जी। सर बहुत बहुत स्वागत, कैसे हैं आप? नमस्कार संदीप जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सब बढ़िया। अक्सर आपसे जो प्रारब्ध की मुलाकात होती है वो वन ऑन वन हो जाती है, ऐसे ऑनलाइन बड़ी कम होती है और दूसरे लोगों के हाँ साथ ही उल्टा हो जाता है कि उनसे हाँ। ऑनलाइन मुलाकात ज्यादा होती है, जीवन में कम हो पाती है। सर अ, कल मैं आपके जो मनीष ठाकुर जी के शो पर बात सुन रहा था, प्लस ऑफ कोर्स वो बात चूंकि पब्लिक डोमेन में है, वो घटनाओं में भी है। कंगना रनौत ने राहुल गांधी के खून की जांच की मांग कर दी ड्रग्स को लेते हुए। प्लस मुझे आपके कुछ पुराने वीडियोस भी याद आए जहां पर राहुल गांधी ने अपना डीएनए नहीं दिया था या उनका डीएनए नहीं देने दिया गया था जब राजीव गांधी की असमय मृत्यु हुई थी। मत हुई थी, हाँ। लाश, क्योंकि बम बम फूट गया था, वो लाश ही नहीं मिल रही थी। प्लस राहुल गांधी की जाति की बात चल रही है, आजकल धर्म ढूंढा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी पूरे भारत का जाति ढूंढने में लगे हुए हैं। तो सर जब खून की बात होती है, खून शब्द बहुत सारे मतलब सिर्फ लिटरल खून नहीं होता, वो खानदान और जाति और जो चरित्र होता है उसकी भी पहचान बताता है। तो मेरा आपसे सर ये तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि तीनों चीज नहीं पता है कि ड्रग्स है खून में कि नहीं है, और क्यों नहीं पिता के लिए इनका खून दिया गया, और एक्चुअली में खून आ कहाँ से रहा है सर वो भी नहीं पता चल रहा है कि जाति है, धर्म है, क्रिश्चियनिटी चल रही है कि इस्लाम चल रहा है कि पारसी धर्म चल रहा है कि ब्राह्मण चल रहे हैं, पंडित जी चल रहे, क्या हो क्या रहा है सर? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्यों ना राहुल गांधी के खून की जांच हो तीनों स्तर पर। क्या यह उचित मांग है सर? देखिए, कंगना ने जो कहा है, कंगना ने एक तरह से दोबारा छेड़ दिया है। और ये इसको मैं कंगना का जो स्टेटमेंट है उसको मैं उसी तरह महत्व देता हूँ जैसे आपने याद दिला दिया। जो राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई थी, तो ये तो सर्वज्ञात तथ्य है कि क्योंकि राजीव गांधी के बिल्कुल शरीर बचा ही नहीं था, बम से पूरे चिथड़े उड़ गए थे, जूते और दांत मिले थे। तो डीएनए होना था कि ये वहाँ के अंतिम संस्कार होना था। तो कैसे चिन्हित हो कि शरीर जो है राजीव गांधी का है? तो गठरी में बंद के वो लौटे थे, तो उसमें प्रियंका गांधी के ब्लड से सर किया गया था डीएनए। ये सर हो गया था। राहुल गांधी का क्यों नहीं किया गया था, ये कांग्रेस ने कभी नहीं बताया। क्यों नहीं किया गया? राहुल गांधी को दूर क्यों रखा सोनिया गांधी ने डीएनए टेस्ट से? शंका वाली बात है, लेकिन वो उसको आप कोई आधार नहीं बना सकते कि भाई के क्या कारण है। नहीं किया, वो तो उनकी मर्जी है। बाकी समझ सब रहे थे, उसके उसके ऊपर बड़े लेख लिखे गए, बहुत डिबेट हुई। लेकिन कल जो कंगना रनौत ने कहा है, तो कंगना रनौत ने तो बिल्कुल पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा है, और ऐसा भी नहीं कि कोई संसद के अंदर कहा है कि उसके ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता। और कंगना रनौत की बात बहुत गंभीर बात है। सीधे सीधे उसने कहा कि ड्रग एडिक्ट है ये आदमी और नशा करके आता है संसद के अंदर, और इसकी इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब तो समझिए कंगना रनौत को ये कहे हुए 48 घंटे हो गए संदीप जी, लेकिन कांग्रेसी कोई पलट कर ना तो कोई कंगना रनौत पे आरोप लगा रहा है, ना कंगना रनौत की बात का जवाब दे रहा है, और ना ही कोई राहुल गांधी की तरफ से मानहानि का मुकदमा किया जा रहा है। क्यों? ये जरा जरा सी बात पे इनका खून खोल जाता है। अनुराग ठाकुर ने केवल इतना, इसका नाम भी नहीं लिया था, केवल इतना ही तो कहा था कि जिनकी जिनकी खुद की जात का पता नहीं वो गणना की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया था उसमें। लेकिन कैसा उबल गए, राहुल गांधी बमक गया संसद के अंदर। दूसरे दिन धरना प्रदर्शन हो गया, कांग्रेसियों ने बड़ा हुड़दंग किया संसद के अंदर। और कंगना रनौत एक सांसद है और सार्वजनिक बयान दे रही है। कुछ तो प्रतिक्रिया आती, को तो गुस्सा प्रकट करते, या गुस्सा क्या प्रकट करते, इससे ज्यादा तो कोई अपमानजनक बात ही नहीं हो सकती कि उनके शीर्ष नेता को एक भारतीय जनता पार्टी की सांसद सार्वजनिक रूप से कह रही है कि इसके 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 ब्लड टेस्ट कराओ, ये ड्रग एडिक्ट है और नशा करके संसद में आता है। लेकिन ये चुप्पी उड़े हुए हैं। तो इसका मैं एक पुराना किस्सा बता दूं कि ये क्यों डरते हैं और कारण क्या है। कि देखिए, कंगना रनौत पे अगर इन्होंने मुकदमा करते हैं, मानहानि की बात करते हैं, तो कंगना रनौत सच बोल रही है या झूठ बोल रही है तो तभी तय होगा ना जब उसका ब्लड टेस्ट होगा। तो कंगना रनौत पे मानहानि करने का मतलब है कि राहुल गांधी को अपना ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। तो जो आदमी अपने बाप की मौत पे डीएनए डीएनए उसने के लिए उसने अपना ब्लड नहीं दिया टेस्ट करने के लिए, और अब इससे मुकर रहा है, तो जाहिर सी बात है दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, जिसको पूरे हिंदुस्तान को ये बेवकूफ बना रहे हैं। और आपके दर्शकों को मैं पुराना किस्सा याद दिला दूं, उसका वो वीडियो आपको पड़ा होगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, सुब्रमण्यम स्वामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि सोनिया गांधी क्या धंधा करती थी। और उसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई इशारे में या संकेत में नहीं,
बहुत खुलकर बताया है कि सोनिया गांधी का धंधा क्या था, और वो सबसे अपमानजनक, मेरे ख्याल से किसी भी महिला के लिए उससे अपमानजनक टिप्पणी नहीं हो सकती। अगर वो पेशा है तो उससे अपमानजनक कोई धंधा नहीं हो सकता। और उनके उस धंधे को सुब्रमण्यम स्वामी ने पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी से जोड़ दिया था, और कहा था कि सोनिया ये धंधा आईएसआई के इशारे में करती है, आईएसआई का एक तरह से मॉड्यूल बन के करती है, स्लीपर सेल बन के। तो इतनी बड़ी टिप्पणी जब हुई थी तो उस समय कांग्रेसियों को बड़ा बुखार चढ़ा। उन्होंने करीब 200-250 मुकदमे अलग अलग देश के अलग अलग स्थानों पर कर दिए सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ, मानहानि के मुकदमे। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि मैं अपने इन जो मुकदमे हैं इनको क्लब नहीं करूंगा, मैं हर मुकदमा जहां दायर हुआ मैं वही जाके लड़ूंगा। लेकिन मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं तो इसका फैसला तो जब मेरा सोनिया गांधी से मेरा सामना हो, मेरे सवाल है उनका जवाब दे, तब हो पाएगा ना। कोई वकील या जिन चमचों ने इन्होंने किया मुकदमा, इनसे बहस करके थोड़ी इसका फैसला होगा। क्योंकि सोनिया गांधी जीवित है और मैं अपनी बात पे अड़ा हूं, तो सोनिया गांधी मेरे सामने आके जवाब दे, मेरे कुछ सवाल हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं सच बोल रहा हूँ। और आपको संदीप जी ताजुब होगा, उसका हमारे यहाँ मीडिया कभी रिपोर्ट नहीं करती कि जैसे ही सुब्रमण्यम स्वामी ने ये एक अदालत को जवाब दिया जहां से मुकदमा नोटिस आई थी कि 200 के 200 मुकदमे कांग्रेसियों ने वापस ले लिए थे। क्यों? ऐसा क्या डर था? ऐसा क्या डर था कि सोनिया गांधी को जवाब देने में क्या डर लग रहा था? तो वो बिल्कुल वही कहानी राहुल गांधी के साथ है कि इस आदमी ने डीएनए, अपने बाप की मौत पर डीएनए नहीं कराया, डीएनए टेस्ट के लिए अपना ब्लड नहीं दिया। और अब कंगना रनौत के आरोप पर ये आदमी बिल्कुल चुप्पी साध गया है, कतई नहीं बोला है। जो बिना नाम लिए अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पे ऐसा बिफर गया था जैसे रावण बिफरा हो, इस तरह से बिफरा था। लेकिन अब की व्यक्तिगत रूप से इसका नाम लेकर ऐसा आरोप लगा है, तो दर्शकों से मैं आपको कहना चाहूंगा कि जरा इसकी गंभीरता समझिए, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। और कंगना रनौत पे इसकी चुप्पी और कंगना रनौत पे किसी तरह के कोई कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाई करने की बात न करना, बिल्कुल उस पर मुंह मोड़ लेना, इसका मतलब कंगना रनौत ने जो कहा है उसमें बहुत दम है। और निश्चित तौर पर सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए, चाहे एक नियम बना दे कि जो भी यहाँ पे सांसद होगा उसका ब्लड टेस्ट होगा, इसका टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि इसके पिछले 2-3 महीने का जो आचरण है, 2-3 महीने का वैसे तो आचरण इसका पिछले 10 साल से यही है, जब से मोदी सरकार बनी है। लेकिन ये 4 जून का परिणाम आने के बाद इसने सारी अराजकता, उदंडता, कई सारी हदें पार कर दी है। और ये देश की संसद को देसी शराब के ठेके से ज्यादा बदतर बनाने में लगा हुआ है। तो निश्चित एकदम तौर पर चंडू इसकी खाना जांच बना होनी दिया। चाहिए, एकदम चंडू खाना इसने बना दिया है, और इसकी जांच तो होनी चाहिए। सर मैं एक बात थोड़ा सा डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा और इसी में आपसे सवाल भी पूछूंगा। कंगना रनौत बॉलीवुड में बहुत अच्छा लंबा समय बिताकर आई है राजनीति में। बॉलीवुड प्रसिद्ध है बंबई का ड्रग्स लेने वालों के लिए, और कुछ लोग को तो खैर बाकी कहानियां, वीड तो वहाँ कतई नॉर्मल है, उसमें कोई शंका नहीं कहने में। और जिनके साथ कंगना के कभी रहे आदित्य पांचोली वगैरह और इस तरीके से, या मैं व्यक्तिगत चरित्र पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिन लोगों के साथ महेश भट्ट कैंप और शाहरुख खान का बेटा भी उन्हीं कहानियों में पाया गया, या उस तरीके से कहा जा सकता है कि ड्रग्स की बड़ी चर्चा रही, उसमें बहुत लोगों को बुलाया गया, बहुत लोगों को बुलाया गया। ड्रग्स बॉलीवुड के करण जौहर के वीडियो में भी था, कुछ शंकाएं थी कि भाई क्या यहाँ ड्रग्स चल रही है क्या। कंगना रनौत सर उस आदमी को या उस ट्रेट्स को जो एक ड्रगिस्ट का होता है, उसके क्या पैरामीटर होते हैं, किस तरीके से फंक्शन करता है, बार बार अपनी ही बात भूल जाना, अपने विचारों में तारतम्य न होना, और आंखों शरीर में जो हरकतें होती हैं कुछ ज्यादा एनर्जेटिक हो जाना, जो रणवीर सिंह के लिए भी कहा जाता है कि एनी टाइम बहुत एनर्जेटिक होकर घुमा करता है। तो कंगना रनौत तो पहचानती होंगी सर कि क्या ट्रेट्स हैं इंसानों के जो ड्रग्स लेने वाले हैं, क्योंकि वो उस इंडस्ट्री से होके आई है जहां पर ये चीजें बहुत आम है, पहली चीज। और कंगना रनौत के इस आरोप पर सर खून न दिया जाना प्रूफ के रूप में कि हम ड्रगिस्ट नहीं हैं या हैं, सर वामपंथियों की एक बात तो मैं मानता हूँ, जिस बात से उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है उस पे वो अपना सबसे भीषण हथियार चलाते हैं, चुप्पी का, साइलेंस का। ठीक है, अगर राहुल गांधी या खून देते हैं ड्रग के लिए तो कहीं तो राजीव गांधी का डीएनए रिकॉर्ड भी मौजूद होगा ना सर, कहीं कोई मिला लिया तो? नहीं, वो तो बिल्कुल होगा, पूरा रिकॉर्ड में होगा। नहीं, वो मिला लिया तो वो तो बात की बात है
ये जो कंगना ने आरोप लगाया उसकी कलई खुल जाएगी। इसलिए मैंने कहा ना, इसीलिए मानहानि का मुकदमा नहीं कर रहा, क्योंकि उसका फैसला तो फिर ड्रग टेस्ट के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं हो सकता कि कंगना ने गलत कहा या सही कहा। लेकिन सर जो आपने सवाल पहली, मेरा यह है, सॉरी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बस हाँ सवाल पूछ रहा हूँ सर, और मैं दर्शकों से क्षमा मांगते हुए कि यदि हमें अपने प्रतिनिधि का क्रिमिनल रिकॉर्ड पता होना चाहिए, आर्थिक रिकॉर्ड पता होना चाहिए, जनता का प्रतिनिधि करने वाले आदमी का हर प्रकार से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो क्या उसकी शारीरिक कंडीशन का पता नहीं होना चाहिए? नहीं सर नहीं, उस पर मैं एक और प्रकरण याद दिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो बात आपने कही कि वो जो कंगना रनौत बॉलीवुड से संबंधित है और वो ज्यादा बेहतर पहचान सकती है कि कौन आदमी ड्रगिस्ट है कौन नहीं है। नहीं, ये इतना सरल मामला नहीं है संदीप जी, ये इतना सरल मामला नहीं है। और बॉलीवुड से उसके अनुभव कि उसने देखा है ड्रग लेने वालों को, उनकी बॉडी लैंग्वेज पहचानती है, नहीं, इस आधार पर कंगना रनौत ने नहीं कहा है। इसके लिए थोड़ा पीछे आपको जाना पड़ेगा। 3 जुलाई को जिस समय प्रधानमंत्री मोदी बोलने के लिए खड़े हुए थे, उन्होंने 2.25 घंटे का भाषण दिया था और अंत में उन्होंने कहा था कि अब मैं इस इकोसिस्टम से इसी की भाषा में निपटूंगा। ये उसका परिणाम है, ये उसका परिणाम है। और कंगना रनौत ने जितने कॉन्फिडेंस के साथ बाकायदा नाम लेकर बहुत डिटेल में आरोप लगाया है, तो कंगना रनौत को बड़ी ठोस जानकारी उपलब्ध कराई गई है, ये भी आप समझिए। और कंगना रनौत से इसलिए उपलब्ध कराई गई है क्योंकि कंगना रनौत सेलिब्रिटी है और विवादास्पद सेलिब्रिटी है। मतलब वो ऐसा नहीं कि कंगना रनौत ने कहा और वो बात आई गई हो गई। कंगना रनौत जो बोलेगी तो वो उसकी चर्चा पूरे देश में होगी, और इसीलिए कंगना रनौत से इतने डिटेल में कहलाया गया है। और सिर्फ इसको चारा डाला गया है कि आओ जरा मानहानि का मुकदमा करो और लड़ो कंगना से। और इसीलिए जो आपने कहा कि ये कम्युनिस्ट और वामपंथी, आजकल तो वामपंथियों का ही शिष्य बना हुआ है, उन्हीं से ट्यूशन ले रहा है, तो उनको मालूम है कि ये फंस जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। इसीलिए इन्होंने शातिर चुप्पी साध ली है। और मेरा तो सुझाव है कि कंगना रनौत को एक बार, एक नहीं, 2 3 4 5 बार, जैसे ये राफेल 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 पिछले 3 साल से जुटा रहा था, वैसे ही हर मंच पे इस पे जुटे और भाजपा के सारे नेता इसी बात पे जुट जाएं, ताकि देखें कब तक ये चुप्पी साध के सच सच मुंह चुराते हैं। तो ये मामला बड़ा गंभीर है और इसकी जड़ें, और कहीं मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ है, कुछ मामला है। और वो फीडबैक था कंगना से कहलवाया गया है बहुत बढ़िया तरीके से, ताकि चर्चा हो। और वो चर्चा तो हुई, वो चर्चा हुई। अब ये क्योंकि इन्होंने चुप्पी साध ली है, तो जो बात अभी आपने नैरेटिव में हार जाते हैं, अब भाजपा भी चुप्पी साधे। क्यों चुप्पी साधे? लगातार लगातार इससे उसी तरह सवाल पूछे जैसे प्रधानमंत्री मोदी पे, कभी राफेल पे, कभी जस्टिस लोया पे, कभी सहारा डायरी पे इसको दौरे पड़ते हैं, तो फिर लगातार 4 5 महीने जो दौरे पड़ते हैं। तो अब जरा भाजपाइयों को भी दौरा पड़े कि अपना खून टेस्ट कराओ, जात तो इसकी बात नंबर आएगा, पहले जरा खून टेस्ट कराओ तो तुम ड्रग लेके आते हो। और इसका जो आचरण है उसके बाद ये आधा देश जो है वो तो कंगना की बात से सहमत नजर आ रहा है, क्योंकि इसका जो संसद के अंदर आचरण रहा है, चाहे वो 2 जुलाई को जब ये खुद भाषण देने खड़ा हुआ हो, या अभी जब ये बजट पे चर्चा के दौरान खड़ा हुआ, तो इसने अराजकता की सारी सीमाएं पार कर दी। और जरा गौर करिए कि जो आदमी 20 साल से संसद का सदस्य है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, आज नेता विपक्ष की कुर्सी बैठा, जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, उसको दोनों बार 2 जुलाई को भी जब ये बोला था राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, और अभी जब ये बजट को चर्चा बोला, तो कम से कम दर्जन भर बार इसको लोकसभा के अध्यक्ष ने बताया कि तुम जो ये कर रहे हो, ये नियम नहीं है, तुम नियम तोड़ रहे हो, संसद के अंदर का जो नियम है कैसे क्या आचरण होना चाहिए उसको याद दिलाया गया। और इसने एक्सेप्ट किया कि मुझे टेक्निकलिटी नहीं मालूम है। तो ये 20 साल से क्या घास छील रहा था संसद के अंदर कि इसको, और कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़े तकनीकी नियम बताए हो लोकसभा अध्यक्ष ने। सामान्य सांसद जो 5 साल संसद में बैठता है, वो भी उन नियमों से परिचित होता है। इसको ये तक तो तमीज नहीं है। या फिर कंगना रनौत का आरोप सही है कि नेता विपक्ष संसद के अंदर बैठता कैसे है। ये लोकसभा अध्यक्ष को पीठ दिखा के बैठा था, पीछे बतिया रहा था, तो उस पर भी उन्होंने टोका था। तो इसका आचरण और कंगना रनौत के आरोप, उनमें बड़ा साम्य है, और निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। जी, और सर मैं वही समाधान पे तो बाद में आएंगे कि कुछ नियमावली, जैसे हम लोग बचपन में सिविक्स की किताब पढ़ते थे, तो उसमें ये होता था कि कौन जो है सांसद बन सकता है या कौन नहीं बन सकता, क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। तो इस प्रकार के आचरण के जो इलीगल कार्य, कम से कम इलीगल काम तो ना करो। आपके शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, कई लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, मानसिक रूप से बेहतर होते हैं, वो एक अलग मैटर है। पर कम से कम यह तो पता चले कि कुछ इलीगल तो नहीं कर रहे हो। ड्रग लेना तो
और आप भाई यूथ आइकन है सर, यूथ आइकन, अब वो आपका समाज में प्रभाव भी है। दूसरा मैं सर ये जानना चाह रहा था कि राजीव गांधी वाली बात की जाए अगर, तो डीएनए नहीं दिया गया, और क्वात्रोची से बड़े अंतरंग संबंध रहे, बहुत सारी चीजें भी रही। क्वात्रोची भगा दिए गए, क्वात्रोची लाए नहीं गए, और मतलब जाने से पहले शायद आपने ही बताया था कि सोनिया गांधी से करीब 20-25 बार मिल के गए थे उन क्वात्रोची। 29 बार जो सीबीआई की टीम राजीव गांधी हत्याकांड की जांच कर रही थी, उसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसने क्वात्रोची के बारे में बताया था कि वो 29 जब वो भारत छोड़ के गया है और राजीव गांधी की मौत के बाद वो 29 बार सोनिया गांधी से उसने मुलाकात की थी, और जिस दिन वो भागा है, भागने से पहले भी वो सोनिया गांधी से मिलकर ही भागा था। तो सोच लीजिए कितने अंतरंग संबंध है। और ये सब जानते हैं कि जो उसके दलाली, जो उसने बोफोर्स में दलाली ली थी 64.5 करोड़ रुपए। मैं फिर दर्शकों से कहूंगा कि 64.5 करोड़, ये मत सोचिएगा कि आज की बड़ी छोटी रकम है। ये 64 करोड़ रुपए 1988 या 1989, यानी आज से 35 साल पहले, जब सोने के दाम 2,500 रुपए तोला हुआ करते थे, 2,500 रुपए का 10 ग्राम, और आज की तारीख में है 75,000 रुपए का 10 ग्राम। तो आप 2,500 से करिए 30 गुना। तो 30 गुना ज्यादा। तो उस 65 रुपया उसका जमा था, 1800 करोड़ रुपया, 2000 करोड़। यहाँ 2,000 करोड़ रुपए वो उसने बोफोर्स में दलाली खाई थी। और उस वो जब वो सील कर दिया था, नरसिंहा राव की सरकार आई थी, उसने तत्काल सील करा दिया था, पहले से भी नरसिंहा राव ने कराया था। और उसका समझिए आज के हिसाब से बात करिए तो 2,000 करोड़ रुपए जो जमा था, उसको केवल आधे घंटे के लिए संदीप जी उसकी भारत सरकार ने वो रोक हटा ली थी, जो सील किया था। उन्होंने अपना वो जो उनका प्रतिबंध था कि खाता ऑपरेट नहीं होगा, बाकायदे मनमोहन सिंह की सरकार ने एप्लीकेशन देके उसको हटाया। और जरा सेटिंग समझिए कि भारत सरकार ने ये हटाया है, ये क्वात्रोची को उसी दौरान पता चल गया, और उस आधे घंटे में उसने उस पूरी रकम निकाल ली। और जब उसने रकम निकाल ली तो आधे घंटे बाद भारत सरकार ने फिर वो प्रतिबंध लगा दिया, फिर उसका खाता सील कर दिया। तो ये केवल 2004 से 2014 के बीच में हुआ। नहीं नहीं, ये सात की बात है, मेरे ख्याल से 7 की बात है या 8 की बात है, 7 या 2007-8 में। हाँ हाँ, वो जब जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तब। तो मैं ईयर भूल रहा हूँ, 7 हो या 6 हो, मतलब ये मनमोहन सिंह की सरकार बन गई थी, और मनमोहन सिंह की सरकार ने ही वो जो उसका इंग्लैंड में खाता सीज करा दिया था इंटरपोल से, उसको केवल आधे घंटे के लिए खोला गया था। और ये आधे घंटे के लिए कैसे खोल किया, और सबसे खास बात है कि ये भारत सरकार आधे घंटे के लिए खोल रही है, आधे घंटे बाद इसको फिर सील कर देगी। ये क्वात्रोची को कैसे मालूम था कि उसी दौरान उसने वो सारा पैसा निकाल लिया अपना दलाली का। तो क्वात्रोची से कितने गहरे संबंध थे, ये दो घटनाएं बता देती हैं कि राजीव गांधी की मौत के बाद भागने से पहले 29 बार उसने मुलाकात की, और भागने से पहले जिस दिन भागा है, उस दिन भी वो सोनिया गांधी से मिलकर गया उसके सीधे। और बाद में किस तरह से सोनिया गांधी की सरकार ने उसकी वो पूरी रकम, जो आज के हिसाब से करीब 2,000 करोड़ रुपए होती है, वो उसको वो आधे घंटे के लिए छूट हटा के उसकी सील खत्म करके उसको निकलवाने में उसकी मदद की। और आपको एक और तथ्य बताऊं कि मैं उसका, देखिए इस समय पूरा नाम भूल रहा हूं, कि इतना बड़ा अपराधी कुख्यात, और आज भी हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों के दस्तावेजों में क्वात्रोची एक फरार भगोड़े अंतरराष्ट्रीय अपराधी के रूप में दर्ज है। मर गया अब तो वो, लेकिन वो मरने के बाद भी वो भागा हुआ एक फरार भगोड़ा अपराधी उसके रूप में दर्ज है। लेकिन आपको ताजुब होगा संदीप जी कि 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनने के बाद 2004 से 2014 तक क्वात्रोची का लड़का भारत सरकार के बड़े बड़े ठेके लेता था, और यहाँ रह के वो उन ठेकों को करता था। मैं उसमें पूरा नाम बोल रहा हूँ, क्वात्रोची का लड़का है वो। तो एक अंतरराष्ट्रीय भगोड़े अपराधी इटालियन नागरिक, उसके ऊपर मनमोहन सिंह की सरकार इतना मेहरबान क्यों थी कि कायदे से तो उसके लड़के को यहाँ घुसने नहीं देना चाहिए था, और वो हिंदुस्तान की सरकार के बड़े बड़े ठेके लेता था और बड़े बड़े ठेके दिलवाता था। सर मासिमो क्वात्रोची। हाँ, उसका मैं नाम भूल रहा था वही। Massimo was reported to be advising the Luxembourg-based firm Club Invest on business opportunities in India. He grew up with Sonia Gandhi's children Rahul and Priyanka. हाँ, तो ये सोच लीजिए आप। और मैं तो कहता हूँ जरा जो थोड़ा कंप्यूटर इंजीनियर हो एक कर दे, तो अब तो एआई के टूल आ गए बहुत से, कि होता है ना कि मेरी फोटो जवानी फोटो तो आप बुढ़ापे में कैसे दिखेंगे,
तो मेरा इतना ही कहना है कि एक बार राहुल गांधी की फोटो जरा डाल के देखें, क्वातरोची 70 साल में जैसा दिख रहा था, राहुल गांधी कैसा दिखता है। बहुत कुछ पानी सर है, दूध का दूध पत्रोची ये रहे हाँ हाँ जो गूगल पे इमेज है। खैर, हाँ हाँ। इस पे सर एक बात और कि एक कहानी चलती है कि जब बम विस्फोट हुआ उस समय चुनाव की रैलियां चल रही थी और सोनिया गांधी सदैव राजीव गांधी के हर चुनाव रैली में साथ रहती थी, पर सिर्फ उस रैली में नहीं थी। और जैसा कि आपने एक तथ्यात्मक पूरी डिटेल दी थी, और मैं चाहूंगा किसी दिन मैं आपसे भी उस पूरे विषय पर दोबारा हम लोग बातचीत करें। आप तो कई शायद एक दो बार कर चुके हैं कि राजीव गांधी के हत्याकांड के बाद क्या हुआ, किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, कौन लोग जांच कर रहे थे, उन लोग जांच जिसने जांच गलत की उसको सोनिया गांधी ने सरकार में आकर राज्यपाल बनाया या बहुत फेवर किए, नरसिंह राव ने उनको हटा दिया था। आपने बहुत डिटेल दी थी। और उससे पहले किस प्रकार के कौन से लोग मंच पर नहीं थे, एक भी कांग्रेसी नेता नहीं मरा था नहीं राजीव था गांधी के नहीं था साथ में, नहीं था नहीं जबकि था। चुनाव चल रहा था। और वो भी नहीं मरा जिसकी रैली करने राजीव गांधी गए थे। जो उस रैली का आयोजक था, जो उस रैली का आयोजक था, वो उस मंच से 20 मीटर दूर था, वो उस मंच से बीस सिगरेट मीटर पी रहा दूर था, था। आप ही ने बताया। हाँ नहीं नहीं नहीं, सिगरेट नहीं पी रहा था। वो उस मंच से दूर था, मंच के बाहर नहीं था। उसकी माँ मंच से दूर थी, उसकी उसकी माँ मार्गथम थी, मार्गरेट मार्गथम। और उसकी बहन जो थी वो विधायक हुई बाद में कांग्रेस की, वो मंच से दूर थी। वो खुद मंच, वो उसी के वो चुनाव खुद लड़ रहा था विधायक का, उसी ने वो अपने लिए रैली कराई थी और वो मंच से दूर था। और जिनका आप सिगरेट पीने वाली बात कर रहे हैं, वो उस समय अरे जिसने तमिल में नीला कौन? कांग्रेस बनाई थी, मूपनार, जीएम जी के मूपनार। मूपनार। हाँ जी के मूपनार। जी के मूपनार तमिलनाडु वाला, वो प्रदेश अध्यक्ष था। जयंती नटराजन जो बाद में मंत्री बनी, ये लोग, इन लोगों ने बाकायदे राजीव गांधी को रिसीव किया और वो वहां रैली स्थल तक लेकर गए। और आपको ताजुब होगा कि जयंती नटराजन उसी कार में बैठी रही, वो बाहर नहीं उतरी। और राजीव गांधी मंच पे चले गए, जी के मूपनार मंच से करीब 50 मीटर पीछे मैदान में चला गया। और उससे जब बाद में पूछा गया तो उसने कहा मैं तो सिगरेट पीने चला गया था। जरा गौर करिए संदीप जी, और दर्शकों को कहूंगा आप भी इस बात पे गौर करिए कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर लखनऊ में रैली करने आए और यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र त्यागी, वो सिगरेट पीने, चौधरी जी। मतलब वो उनके भूपेंद्र चौधरी, वो उनके साथ मंच पर जाने के बजाय सिगरेट पीने 50 मीटर दूर चले जाएंगे। असंभव, कहीं किसी दल में नहीं हो सकता, ये किसी दल में नहीं हो सकता। जो जिसके लिए रैली थी, जो आयोजक था वो मंच से दूर। तो वो एक बड़ी लंबी कहानी, उसको हम लोग करें, किसी करिएगा तो फिर एक बार हम लोग कर देंगे उस पर। तो जी। ये पूरा राजीव गांधी को तो निपटाने में पूरा वो एक अलग, आज तक वो रहस्य है। और उसका एक रहस्य, आप इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता कि इस गांधी परिवार में संदीप जी अकेला प्राणी जिसे आप कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी, वो उस जमाने में भी खबरें आती थी कि वो जो जैन कमीशन बना था, तो उसकी जिस दिन कोई इंपॉर्टेंट गवाही या सुनवाई होती थी, उस दिन प्रियंका गांधी पूरा पूरा दिन जैन कमीशन की कार्रवाई को देखती थी, सुनने जाती थी। वो ये फैक्ट है। वो उस जमाने में भी खबरें आती थी। तो एक तरह से जैन कमीशन की कार्रवाई को अपने आंखों से देखा सुना है प्रियंका गांधी ने। लेकिन उसके बाद 2008 में वो जब नलिनी से मिलने गई, जो जिसको फांसी की सजा हुई थी, बाद में अब उसको आजीवन कारावास कर दिया, तो छोड़ दिया गया उसको। तो बड़ी गुप्त बनाई गई, ये बताया गया कि ये तो कहीं और मंदिर के दर्शन करने जा रही है, लेकिन वो जेल के अंदर जाके बड़ी किसी को खबर नहीं की गई थी। वो बड़ी सीक्रेट मीटिंग की थी नलिनी के साथ, और वो कहीं उजागर भी नहीं हुई। तो मीटिंग के 1 महीने बाद नलिनी ने जब अपने वकील से बताया, तो वकील ने उसको सार्वजनिक कर दिया। जब सार्वजनिक कर दिया तो नलिनी से एक चीज पूछी गई, तो 1 घंटा रुकी थी प्रियंका गांधी उसके स्पेशल सेल में, 1 घंटे रही थी अकेले। और नलिनी ने बताया कि अपने जो सिक्योरिटी वाले थे उनको भी प्रियंका ने दूर कर दिया था सेल से, कि मैं क्या बात करूंगी, किसी को सुनाई ना दे। तो नलिनी ने कहा कि मुझसे 1 घंटे तक लगातार बार बार घुमा फिरा के प्रियंका गांधी मुझसे एक ही बार सवाल बार बार पूछना चाह रही थी, ये जानना चाह रही थी कि इस पूरे हत्याकांड का, राजीव गांधी हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है। अब जरा ये हमारे यहाँ तो वही एक इकोसिस्टम उसको पूरा पानी बहा देता है कि गांधी परिवार से जिस महिला ने पूरी जैन कमीशन की कार्रवाई को एक तरह से देखा देखा सुना समझा, और उसके बाद जैन कमीशन की 5,000 पन्ने की रिपोर्ट आ गई कि क्या क्या हुआ था, और उसी पे सरकार गिरा दी थी कांग्रेस ने। तो वो समझ लीजिए कितनी महत्वपूर्ण वो रिपोर्ट थी।
और उसके बाद ये इन सब बातों के अलावा दुनिया जिस आदमी को राजीव गांधी का हत्यारा मानती है, वो लिट्टे वाला प्रभाकरण, उसने खुद बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2002 में जब उसने सरेंडर हुआ था, सामने आया था, तो उसने इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट किया था कि राजीव गांधी को हमने मारा। उसने खुलकर ये नहीं कहा था, लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने यही कहा कि हाँ, हमसे ये गलती हुई, मैं इसको मानता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि ये कहने का मतलब ही था कि उसने स्वीकार किया कि राजीव गांधी की हत्या उसने करवाई थी। इसके बाद प्रियंका गांधी के मन में शंका क्यों है? मेरा सवाल तो ये है कि अगर उसने पूरी कार्रवाई देखी सुनी, गवाहों को देखा सुना, फिर रिपोर्ट को पढ़ा होगा, उसके बाद प्रभाकरण एक आदमी खुलकर कह रहा कि हाँ, हमसे गलती हो गई, मतलब राजीव गांधी की हत्या मैंने की या करवाई। तो जब इतने पुख्ता सबूत पूरी दुनिया के सामने हैं, उसके 5 साल बाद 2007-8 में गुप्त यात्रा करके नलिनी के साथ गुप्त मीटिंग करके प्रियंका गांधी किसका नाम जानना चाह रही थी? ये संदीप जी, इससे बड़े सवाल उपजते हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस की सरकार। जी, इसमें एक जानकारी सर मैं भी जोड़ना चाहूंगा, मुझे भी किसी विश्वास आदमी ने बताया, मैं शंका है लेकिन बहुत चीजें पता भी चलती हैं। प्रभाकरण सर क्रिप्टो कन्वर्टेड क्रिश्चियन था, तमिलियन नहीं नहीं था। नहीं, अरे वो उसका ओरिजिन तो तमिलियन ही था, लेकिन हम हाँ, उससे तो कोई लेना ही देना नहीं ना। नहीं वो तो है सर, है। नॉर्वे से पूरे एलटीटी को फंडिंग आती थी। नॉर्वे बार बार ये कहता था कि हम जो है मीडिएशन करेंगे तमिल, और मैं भी उस समय छोटा था तो मुझे समझ नहीं आता कि नॉर्वे क्यों ऐसा, मतलब बाद में पता चला है कि ये सारी एलटीटी की समस्याएं नॉर्वे के माध्यम से, चर्च के थ्रू ये समस्याएं। खैर वो एक अलग जांच का विषय है, उस पर हम लोग किसी वो डिटेल में बात करेंगे, वो ना, आक्षेप है। हाँ, वो तो अलग बात हो गई। मेरा तो कहना ये है कि क्रिश्चियन, क्रिश्चियन इसका, हाँ, इसका तंत्र। मतलब कोई और ताकत है ना, जिसके बारे में यस, प्रियंका गांधी को कोई ऐसी जानकारी मिली है कि उसके मन में आज भी शंका है कि मेरे बाप को मरवाने वाला कोई और है। ये तो केवल चेहरे हैं, या ये फुट सोल्जर इनको कह सकते हैं। तो जी ये अपने भाई, आप में इस पूरी गांधी परिवार की कहानी को बहुत रहस्यमय बना देता है। जी। तो ये तो बात हो गई सर, और काफी समय भी हो गया, आपने हमें अच्छा समय दिया, अच्छी जानकारी दी। तीसरी बात पे तो लगातार चर्चाएं चल रही, जो तीसरा खून है कि वो कहाँ से आ रहा है, किस धर्म से चला आ रहा है, किस मजहब से, किस रिलीजन से चला आ रहा है। इंदिरा गांधी जाती हैं तो अफगानिस्तान में बाबर की कब्र पे 5 मिनट सजदा कर लेती हैं। और शायद राजीव गांधी, इन लोग की भी कहानी है, सोनिया गांधी करके, अफगानिस्तान में पूरा खानदान जो है जाके वहां पे कब्र पे सजदा किया बाबर की। यह भी तथ्य है सर, ऐसा? नहीं नहीं, वो तो नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि कोई नटवर सिंह इंदिरा गांधी के साथ गए थे। तो वो कोई उसको तो झुटला ही नहीं सकते कि अफगानिस्तान की यात्रा में इंदिरा गांधी गई तो ये साथ गए थे। और उसके बाद जब राहुल गांधी गया तब भी नटवर सिंह साथ थे, क्योंकि वो कांग्रेस में थे। तो उसको तो झुटला ही नहीं सकते। अब वो उसके कई बहाने बना सकते हैं, तो उसको कोई आप बड़ा बड़ा ठोस प्रूफ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आप उसको बहुत नकार भी, इतना हल्का भी नहीं है कि उसको उसको नकार दिया जाए। मैं ठोस प्रूफ की बात करता हूँ कि एक जरा इसके, मैं कंगना रनौत पे लौटता हूँ कि 2000, एक बड़ा किस्सा आप देखते हो सोशल मीडिया पे चलता है कि ये 2004 में, ये 2004 के उससे पहले 98 में संभवतः, या 2002 में, ये बोस्टन एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। इसके साथ एक कोलंबियन लड़की थी और कुछ ड्रग्स बरामद हुए थे, कुछ 1 लाख 1.5 लाख डॉलर थे जो अवैध थे, पर बिना परमिशन के थे। और ये कहानी खूब चलती है सोशल मीडिया पे, लेकिन इसका कहीं कोई सिर पैर नहीं है जिसपे आप कह सकें कि ये सच है कि झूठ है। लेकिन ये सच है या झूठ है, इसको जरा एक तथ्य से समझिए। उस तथ्य की चर्चा नहीं होती कि सुब्रमण्यम स्वामी ने बाकायदे वहां के अमेरिकन अथॉरिटीज को, वहां की एजेंसियों को ये लिख कर, वहां जैसे हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वहां भी सूचनाएं दी जाती हैं, ये पूछा कि फला फला तारीख को क्या इस तरह की कोई घटना हुई थी और उस आदमी का नाम क्या था। तो उसमें जो रिपोर्ट जवाब मिला था सुब्रमण्यम स्वामी को, उन्होंने कहा कि हम इस तरह की घटना की सूचना बिना, जिस संबंधित जो आदमी उस घटना से संबंधित होता है उसकी सहमति के बिना हम किसी तीसरे आदमी से सार्वजनिक नहीं करते। तो आप अगर उनकी अनुमति ले लें एनओसी टाइप की, कि अगर उनको कोई आपत्ति नहीं है तो हम आपको पूरा डिटेल उस घटना का दे देंगे। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी कि ऐसे ऐसे हमें जानकारी चाहिए, आप एनओसी हमें दीजिए, या आपको आपत्ति है या नहीं बताइए। तो राहुल गांधी ने उसकी चुप्पी साध ली और उसका जवाब आज तक सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं दिया। सुब्रमण्यम स्वामी इस बात को कम से कम 10 बार बता चुके हैं। मैं सुब्रमण्यम स्वामी को जवाब देना या ना देना, मैं इसको छोड़ दीजिए, मैं इस तरफ में इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहा हूँ, कोई आदमी नहीं बताएगा।
सबसे खास बात यह है संदीप जी, जो सुब्रमण्यम स्वामी को जो जवाब मिला अमेरिकन अथॉरिटी से कि संबंधित व्यक्ति की सहमति, इसका मतलब ऐसी कोई घटना तो हुई थी। अगर वो घटना ही ना हुई होती तो वहां की एजेंसियां यही जवाब देती ना सुब्रमण्यम स्वामी को कि आपकी जानकारी गलत है, हमारे यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ये बताती वो। तो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो जानकारी आप चाह रहे हैं उससे संबंधित व्यक्ति, हम तीसरे को नहीं बता सकते, तो संबंधित व्यक्ति के पहले आप सहमति ले लीजिए, एनओसी टाइप जिसे कहते हैं। तो एक बात की तो पुष्टि है कि इसका मतलब बोस्टन एयरपोर्ट पे एक घटना इस तरह की उस दिन हुई थी, ये तो सुब्रमण्यम स्वामी की क्वेरी से क्लियर हो गया। तो ये इस तरह के इनके आचरण है, संदेहों सवालों के घेरे में है ये, और मगर ये हिंदुस्तान है, चल गया है। जी, तो ये सर क्या कहते हैं, और अब हम भविष्य में भी आपके साथ समय चाहेंगे सर कि कुछ निर्धारण तो होना चाहिए ना कि क्या इस ऐसे चरित्र के लोग अब संसद में हमें रिप्रेजेंट करेंगे। और मैं क्या कहूं सर कि किस प्रकार की महिलाएं जो है संसद पहुंची हुई हैं कि अभी किस प्रकार की घटनाओं से निकली, वो संसद गई, फिर दोबारा टिकट मिल गया, फिर संसद पहुंच गई, मतलब दुबई में अपना पासवर्ड शेयर कर रखा है, आईडी पासवर्ड शेयर कर रखा है, इतने बड़े बड़े पाप करके महुआ मोइत्रा जैसे लोग वापस संसद पहुंच जा रहे हैं। और क्या चरित्र है, क्या जीवन है, उस पर कोई क्या आक्षेप करेगा। फेमिनिस्ट लोग खड़ी हो जाएंगे कि अरे आपने महिला पे कैसे कह दिया, और जया बच्चन खड़ी हो गई, उनका नाम ले लिया गया, जया अमिताभ बच्चन। तो सभापति को कहना पड़ा, हे बहन आप ही ने नाम लिख के दिया है जो हमने लिया है। तो मतलब अजीब तरीके के लोग पहुंचे हुए हैं सर संसद में, तो देश का क्या होगा, ये समझ लीजिए क्या इनका चरित्र है। और मुझको लग रहा है कि ये जो अब इनकी जो चीज आप कह रहे हैं कि कोई सिस्टम होना चाहिए, ये मोदी सरकार तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी लफाजी कभी नहीं करते, और जो 3 जुलाई को उन्होंने टेबल पे हाथ पटक के कहा था कि इस इकोसिस्टम के उसी की भाषा में जवाब देंगे, तो उसकी तैयारी चल रही है। और ये जैसे मैंने उस दिन आपसे कहा था टेस्टिंग दी वाटर, ये अभी एक कंकड़ फेंका गया है कंगना रनौत के जरिए, और उसको टेस्ट कर रहा है। इंतजार करिए, मेरा अपना मानना है कि असली जो खेल शुरू होगा वो 15 अगस्त के बाद शुरू होगा। अभी बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस निपट जाए, तो अभी थोड़ा और कुछ हो सकता है, कार्यक्रम में और तैयारी चल रही हो, और 15 अगस्त के बाद मौसम बदलना शुरू होगा संदीप जी। और इनको समझ में आएगा कि यही नहीं, बहुत से लोग हैं जो इनसे ज्यादा बेहतर ये गंदा खेल खेल सकते हैं। नहीं, खेल नहीं खेलना सर, अब मैं देखता हूँ कि अब समय जैसे इनके साथ खेल खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ गंदगी का ही खेल खेल रहे हैं, ये केवल गंदगी खेल खेल रहे हैं, ये राजनीति कर ही नहीं रहे। हाँ, ये जुडिशरी द्वारा और मीडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड है पूरी तरीके से। तो अब आपने जैसा कहा कि जी नहीं, वो जैसे बड़ी अंग्रेजी एक कहावत है ना कि अगर आपको सुअर से लड़ना है तो सुअर के कीचड़ में आपको उतरना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से सरकार अब मूड बना चुकी कि अब हम कीचड़ में ही उतरेंगे तुम्हारे साथ। सर कीचड़ में ना उतरे तो ये सुअर जो है सारे देश को दलदल बना देंगे, बस ये पूरे देश को कीचड़ बना देंगे। तो इनका इलाज इनके कीचड़ में ही घुसे करना पड़ेगा। वही होगा। और अब शुरुआत हो चुकी है और अनुराग ठाकुर ने कर ही दी है। और सर वार तो ऐसा किया है, जो बिलबिलाहट है ना कि अंदर में जैसे किसी ने फोड़े पर जो है हल्की सी पिंच वो दी, पूरा मवाद बह निकला, ऐसा दिखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, अपने मतलब इतने व्यस्त रूटीन से भी निकाल के समय दिया। और हम उम्मीद करेंगे सर आपसे आगे भी समय मिलता रहे। और दर्शकों से रिक्वेस्ट, यदि वीडियो पसंद आए, बातें जरूरी लगी हो, सतीश जी की बातें आपको जरूरी लगी हो, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और इतनी दूर तक पहुंचाएं कि सतीश जी हमारे यहाँ बार बार आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और नमस्कार। और अपने कमेंट्स, अपनी राय, अपनी विचार कमेंट्स में हमसे जरूर साझा करें।